हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हम कल पढ़ चुके थे एक्सरसाइज नंबर 1.1, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने या आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस संख्या को गुणनखंड करके फैक्टर करके √ से बाहर नहीं निकाला जा सकता वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसी बात को हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? ये तो सबको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखते हैं कि इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले यह √5 जो है इसको हमें परिमेय मानना पड़ेगा। विरोधाभास नियम आप लोगों ने पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ा तो आज समझ लेंगे कि विरोधाभास नियम होता क्या है। हम इस √5 को, यह अपरिमेय तो है लेकिन इसको हम परिमेय मान लेंगे विरोधाभास नियम से। तो लिखते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो मैंने इसको अगर √5 को परिमेय संख्या मान लिया तो क्या इस √5 को मैं p/q के बराबर नहीं लिख सकता? क्योंकि परिमेय संख्या तो p/q के बराबर में लिखी जा सकती है, तो मैंने इसे लिख दिया। तो √5 बराबर में मैंने लिखा p/q, जहां p तथा q सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। और Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q नहीं बराबर होगा 0, क्योंकि आप जानते हो जो परिमेय संख्या होती है उसका हर कभी भी 0 नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? Q नॉट इक्वल टू 0। और P और Q दोनों कैसे? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब ऐसी दो संख्याएं, ऐसी कोई दो संख्या जिनके बीच में कुछ भी गुणनखंड यानी कि जिनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या न हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके नीचे 1 मान के। तो इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √5q बराबर में p। इस √5 को मैं ले आता हूं बट्टे में, इधर रह जाएगा q बराबर में p बटे में √5। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि ये संख्या होगी हमारी √5। मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं दोनों तरफ गुणा करने को। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर मैंने दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पर q का वर्ग कर दोगे तो ये हो जाएगा q², और p का करोगे तो p², और यहाँ पर √5 का वर्ग करोगे तो स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, यानी बचेगा केवल 5। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जो है यहाँ पे q है ना, q क्या हमारा एक पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि सहभाज्य संख्या है p और q, तो सहभाज्य यानी कि p और q कैसे हमारी पूर्णांक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा चूंकि q एक पूर्णांक है इसलिए q एक पूर्णांक है, तो इसलिए q² भी पूर्णांक, q² एक पूर्णांक होगा। अगर q पूर्णांक है तो q का स्क्वायर भी। अगर मैं कहूं 5 एक पूर्णांक संख्या है तो 5 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। ठीक है? तो यहां पर हम समझते हैं कि q² के बराबर मैंने लिखा है p²/5, तो मैं लिख सकता हूं इसलिए p²/5 भी एक पूर्णांक होगा। क्लियर यहां तक? अब समझें कि अगर यह p² के बट्टे में लिखा है 5, तो बट्टे वाली संख्या से ही तो हर वाली में यानी कि हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या में हम भाग देते हैं, और यहां पर ये बट्टे में लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं से विभाजित होगा। तो मैं लिखता हूं यदि p² 5 से विभाजित है, p² 5 से विभाजित है तब p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर? तो ये चीज मुझे समझ में आ गई कि अगर कोई संख्या p² बटे 5 एक पूर्णांक संख्या है तो
पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई संख्या ले ली मैंने, कि मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर 25 में 5 से भाग जाता है, तो क्या ये 25 कितने का वर्ग होता है? 5 का, तो क्या 5 में 5 से भाग नहीं जाएगा? इससे भी जाएगा। यानी किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर उससे विभाजित है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। यही बात समझाना चाहते थे यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, अभी समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे समझ में आ गया कि अगर इससे विभाजित है तो यहाँ पर अगर कोई संख्या यानी 5 से पी स्क्वायर में भाग जाएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना भाग देने पर। तो मैंने लिखा कि अगर 5, यहाँ पर लिख लेते हैं माना p बटे में 5, यानी कि मैं 5 से जब p में भाग दिया तो मान लेते k1 आ गया। k1 जब पूर्णांक संख्या में भाग दोगे और वह से विभाजित है तो कुछ ना कुछ पूर्णांक ही आएगा। तो मैंने लिखा जो k1 आया ना वो k1 भी क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, केवल भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब देखें यहां से इसको 5 को क्या करते हैं? 5 को फिर से इसके साथ कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा p बराबर में 5k1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये हमने यहां तक मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 का मान रखते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये है और 2 ये है। समीकरण 1 में रखना है 2 से मान, तो समीकरण 1 को लिखेंगे सबसे पहले क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर बटे में 5। तो जहां पर हम समीकरण 2 दिख रहा है वहां से p का मान रख दो 5k1। तो यहाँ पे मैंने रख दिया क्यू स्क्वायर, p की जगह रख देंगे 5k1, ऊपर लगा है इसके स्क्वायर, क्या लगा है? स्क्वायर, तो मैंने कर दिया स्क्वायर बटे में कितना था? 5। क्या समझ में आया? ठीक है, अब क्या करते हैं? हमारे यहाँ रखा है क्यू स्क्वायर बटे में 5 का स्क्वायर होता है 25 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, और नीचे था ये 1 तो 1 और 5 से ये कैंसिल कर दोगे तो क्यू स्क्वायर बराबर में 5k स्क्वायर 1, यानी कि 5k1 का स्क्वायर ये आ गया। क्या करेंगे? ये है इसकी गुणा में, और गुणा वाली चीज कहां आ सकती है? बटे में। तो मैं क्या करता हूं? इसको ले आता हूं बटे में, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर 1 बराबर में क्यू स्क्वायर बटे में 5। ठीक है, अब वही काम जो हमने यहाँ किया था वही इधर करने वाले। क्या करने वाले समझे? यहाँ पे करते हैं हम ये चीज समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो q था ना, q वो क्या है? एक पूर्णांक था, तो यहाँ पर ये k स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? k संख्या वो भी क्या रहेगी? पूर्णांक। तो मैं लिखूंगा k एक पूर्णांक है, चूंकि k एक क्या है? पूर्णांक है, इसलिए k स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। अगर कोई संख्या, मैंने जैसे बोला कि 4 एक पूर्णांक है, तो 4 का वर्ग भी क्या हो जाएगा? वो भी पूर्णांक होगा। k एक पूर्णांक है तो k का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अब आगे समझें, इसलिए k स्क्वायर के बराबर में जो संख्या दे रखी है, वो भी भाई कोई संख्या किसी के बराबर में दे रखी है तो जो वो है वही उतनी तो वही होगी ना, यानी कि ये पूर्णांक तो ये वाली भी पूर्णांक हो जाएगी। तो q स्क्वायर बटे में 5 भी एक पूर्णांक हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा। आप लिखोगे पूर्णांक होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? अगर q स्क्वायर पूर्णांक होगा, q स्क्वायर के बट्टे में क्या है? 5, तो मैं लिखूंगा इसलिए q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, तब q भी 5 से विभाजित होगा, यहां पर आप देख रहा है q स्क्वायर बट्टे में 5, तो अगर 5 से q स्क्वायर में कोई सी भी संख्या, मान लो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या से 5 से भाग जा रहा है इसमें, तो इससे विभाजित है, तो यह संख्या अगर इससे वर्ग भी हटा दिया जाए तो भी 5 से विभाजित होगी। किसी संख्या का वर्ग अगर 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। बस इतनी सी बात समझानी थी यहाँ पर। अब क्या करते हैं यहाँ पर, ये समझे। इसको मैं यहाँ पर जो संख्या है, यानी कि मैंने लिया, मान लेते हैं जैसे कि इधर माना था कि माना p में 5 से भाग दिया तो क्या आया था? k1, मैंने ये मान लिया k1 आया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर मान लेता हूं, माना कि मैंने q में भाग दिया है 5 से, यहाँ पर हमने जो
भाजक आया था, यानी 5 से भाग देने पर आया, उसको K1 मान लिया, और इसमें दे रहे वहां पर मान लेते K2, मैंने इससे जो भाग दिया K2। अगर किसी संख्या में 5 से भाग देने पर K1 हमारा पूर्णांक आया तो K2 भी क्या आएगा, पूर्णांक। तो कह देंगे K2 एक क्या है, पूर्णांक है। K2 भी एक क्या है, पूर्णांक है। क्लियर यहां तक? हम करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे, तो ये भी आ जाएगा आपका Q बराबर में 5K2, और इसको मान लोगे आप समीकरण नंबर, इसको मान लिया आपने समीकरण नंबर 3 और इसको मान लोगे समीकरण नंबर 4। अब करना क्या है वो आप समझ लें। समीकरण 2 व 4 को देखना है आपको। समीकरण किसको देखना है, 2 व 4। समीकरण 2 व 4 में क्या है, तो समीकरण 2 व 4 की जब हम तुलना करें तो देखें समीकरण 2 में और 4 में क्या दिखता है हमें कि P बराबर 5K1 और Q बराबर 5K2। यहां पर हमें P के बराबर में और Q के बराबर में दोनों में एक संख्या दिख रही है जो दोनों में ही है, यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5। और हमने क्या कहा था, Q व P दोनों की दोनों हमारे क्या है, जहां पर P और तथा Q सह अभाज्य, और सह अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनमें कोई भी गुणनखंड नहीं होता। और अगर यहाँ पर गुणनखंड मिल रहा है तो यह संख्या हमारी परमेय नहीं है, यानी सहभाज्य नहीं है, और जो संख्या सहभाज्य नहीं हो सकती तो वह परमेय भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि P तथा Q में 5 एक उभयनिष्ठ संख्या है। कैसी है, उभयनिष्ठ संख्या है। इससे स्पष्ट हो गया कि यह हमारी कैसी संख्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में जब अगर हमें 5 कॉमन मिल गया, P तथा Q में 5 एक उभयनिष्ठ संख्या है, तो जब दोनों में हमें 5 मिल रहा है तो यह संख्या हमारी सहअभाज्य होगी नहीं, और सहअभाज्य होगी नहीं तो यह संख्या हमारी परमेय नहीं हो सकती। तो लिख देंगे यहाँ पर हम लिखते हैं अतः यह स्थिति पूर्व कथन का विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है। इसलिए √5 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है आपके कि क्या और कैसे करना है, यही प्रोसेस रहेगा सेम आपको एग्जाम में लिखने का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। जैसे कि हमने अभी पिछला वाला सिद्ध किया था, इसी तरीके से इसको भी पूछा गया है कि यह सिद्ध करना है हमें कि 3 + 2√5 हमारी अपरमेय संख्या है कि नहीं। इसको सिद्ध करते हैं, देखते हैं। तो इसको भी विरोधाभास नियम से, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ऐसे इसको भी मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। क्लियर? तो हमने इसको मान लिया परमेय संख्या है। अगर यह परमेय संख्या है तो यह P/Q के बराबर में लिखी जा सकती है। तो मैंने लिखा यह परमेय संख्या है जिसे हम लिख सकते हैं P/Q के बराबर में। और आप जानते हो कि P/Q यानी कि किसी भी परमेय संख्या में P और Q होते हैं, वो क्या होते हैं, जहां पर P व Q सहअभाज्य है और Q ≠ 0। क्लियर? अब देखते हैं यहां पर हम क्या करने वाले हैं। ये 3 लिखा है ना, वो प्लस में लिखा है, प्लस वाली संख्या को अगर बराबर में लेके जाएंगे तो किस में जाएगी, माइनस में। यानी कि यहां होने वाला है 2√5 P/Q, ये 3 जाएगा इधर, तो जाएगा माइनस में। क्लियर? यहाँ पर हम इसके नीचे रख लेते 1 और दोनों का ले लेते एलसीएम। तो 2√5 बराबर में दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब, और क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो ऊपर रह जाएगा
P और 1 से इधर Q में 1 टाइम जाएगा, यानी ऊपर Q को मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 3Q। ठीक है, तो अब यहाँ पर रह गया अंडर रूट के साथ 2, तो मैं इसको भेज देता हूँ बराबर में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 बराबर में आ जाएगा P माइनस का 3Q बटे में 2Q। ये आ गया, इसको आप मान लें समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आप सवाल को समझें कि यहाँ पर क्या कहानी है। मुझे पता है कि चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, कोई भी परिमेय संख्या तभी हो सकती है जब P और Q दोनों पूर्णांक हो, यानी कि अंश वाली और हर वाली दोनों संख्या पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर P व Q दोनों पूर्णांक हैं तो इनसे मिलने वाली ये संख्या P माइनस के 3Q, इसलिए P माइनस के 3Q भी पूर्णांक होगी। क्या हो जाएगी? पूर्णांक होगी। भाई P और Q से ही तो मिलकर बनी है ये संख्या, तो ये भी पूर्णांक हो गई। अच्छा ठीक है, अगर यह पूर्णांक है तो आपको समझ में आना चाहिए कि यह भी संख्या यानी कि P माइनस 3Q बटे में 2Q भी तो P और Q से मिलकर बनी है, तो इसलिए P माइनस के 3Q बटे में Q एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि अगर P और Q माइनस प्लस में लिखे हैं तो हमारी पूर्णांक है ही, और बट्टे में जब आ जाएगी तो वो परिमेय बन जाएगी। तो ये क्या बन गई? परिमेय। लेकिन आपको समझना चाहिए यहां पर कि लेकिन समीकरण 1 में आप जब देखो समीकरण 1 में तो यहाँ अंडर रूट 5 है ना, वो एक अपरिमेय संख्या होती है, हमने पिछले ही क्वेश्चन में सिद्ध किया है। तो हमें लिखेंगे अंडर रूट 5 बराबर में P माइनस के 3Q बटे में 2Q, जो कि इसका क्या है? विरोधाभास है। क्या है? जो कि इसका विरोधाभास है, क्यों विरोध करता है? क्योंकि जब यह संख्या हमारी परिमेय है लेकिन अंडर रूट 5 हम अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट 5 हमारा अपरिमेय होता है, तो इसके बराबर में आने वाली संख्या भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट 5 के बराबर में जो संख्या रखी है वो भी क्या हो जाएगी? अपरिमेय। तो लिखते हैं यहां पर अतः 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, क्योंकि यह संख्या भी तो इसी से बन के आई है ना, तो लिखेंगे 3 प्लस में 2 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या कहा गया है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसको भी सिद्ध करना है। तो पहला है, यहाँ पर 3 पार्ट दे रखे हैं इसके। पहला है कि 1 बटे में अंडर रूट 2, इसको भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय कि नहीं, इसको भी करना है, तीनों को करना है। तो हम पहले वाले को देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं 1 बटे में अंडर रूट 2, तो काम वही रहेगा सभी के लिए। कोई भी अंडर रूट वाली संख्या हो जिसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, उसके लिए काम सबके लिए एक ही रहेगा कि हमें उसको विरोधाभास नियम से परिमेय संख्या मान लेना है और P बटे Q बराबर में रख देना है। तो इसको भी लिख लेते हैं। माना 1 बटे में अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटे Q के बराबर में लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया। और जहां आप जानते हो, ये बात लिख ही देना जरूरी कि जहां पर आप जानते हो P और Q है वो दोनों क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य ऐसी संख्या जिसमें कोई भी कॉमन, कुछ भी कॉमन ना मिले, सहअभाज्य है। और Q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या करेंगे? सीधे सा काम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, जो प्रत्येक में करते हैं ना, इसका अंदर करोगे इसका अंदर, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 2 अंडर रूट, सॉरी एक मिनट, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 2P और इसका कर दोगे तो हो जाएगा Q। करना क्या है कि P के ले जाओ इधर बराबर में, तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2 बराबर में Q बटे में P। ठीक है, तो ये आ गया। इसको आप मान लोगे समीकरण नंबर 1।
वही काम जो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था। क्या करना है, हमें मालूम है कि चूंकि P व Q पूर्णांक है, ये दोनों यदि पूर्णांक हैं तो इनसे बनने वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगी। तो यहाँ पर इनसे क्या बन रहा है, P और Q से, P और Q से हमारे सामने बन रही है वो संख्या है Q बटे में P, Q बटे में P, और बटे में लिखा है तो यह क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, इसी जाएगी परिमेय, Q बटे में P परिमेय होगी, ये क्या हो जाएगी, परिमेय होगी। लेकिन यहाँ पर जो √2 है वो तो अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या करती है, इस नियम का विरोधाभास करती है। तो लिखेंगे समीकरण लेकिन समीकरण 1 इसका विरोधाभास है, विरोधाभास है, क्योंकि आप देख रहे हो कि √2 है, इसका फैक्टर करके ये बाहर निकलने वाली नहीं है √2 से, तो यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय। और अपरिमेय संख्या के बराबर में कुछ भी लिखा होगा और उसके साथ वो मल्टीप्लाई या जोड़ करके जो भी करके क्या बना देगी, उसको भी क्या बना देगी, अपरिमेय बना देगी। तो यहाँ पर जो इसके सामने लिखी हुई संख्या किससे बन के आई है, 1/√2 से। तो लिख दोगे अतः 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब करते हैं इसका सेकंड, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड क्या है, 705। तो 705 को भी क्या मान लेना है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। और यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटे Q के बराबर में लिख सकते हैं। और अगर P और बटे Q के बराबर में लिख सकते हो, आप जानते हो जहां पर P और Q क्या होते हैं, P व Q सह अभाज्य है, सह अभाज्य, Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि परिमेय संख्या में हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही काम, क्रॉस मल्टीप्लाई मिला। आपको जो रूट वाली संख्या दिखे उसको एक साइड में रख दो, बाद बाकी सबको बराबर में भेज दो। तो यहाँ पर हमें 7 दिख रहा है, 7 जो कि इसके मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाली यानी कि जो गुणा में चीज होती है वो हमेशा बट्टे में ही जाएगी, यानी √5 बराबर में P बट्टे में 7Q हो जाएगा। क्लियर, इसी को मान लेना है आपको समीकरण नंबर 1, और लिखना है वही बात जो अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था। क्या लिखोगे, चूंकि P व Q पूर्णांक है, इसलिए P और Q से क्या बना है, P बटे में 7Q, यानी क्या बना, P बटे में 7Q, और ये बटे में लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। पूर्णांक जब बटे में लिख जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, परिमेय। P बटे 7Q परिमेय है, परिमेय होगी। ठीक है, अगर P और Q पूर्णांक है तो P बटे में 7Q क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगी, यानी वो संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। क्लियर बात है। लेकिन हम यहां लिखेंगे, लेकिन समीकरण 1 इसका क्या है, इसका विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये संख्या परिमेय है, लेकिन √5 तो हम सिद्ध करके आ चुके हैं, ऊपर पिछले क्वेश्चन में ही सिद्ध किया था हमने कि √5 क्या हमारा अपरिमेय है। तो जब इस संख्या के बराबर में लिखा है तो जिस संख्या के, यानी ये अपरिमेय है तो इसके बराबर में लिखी हुई संख्या भी हमारी अपरिमेय हो जाएगी। तो हम लिख देंगे अतः, कौन सी संख्या की बात हो रही, 7√5 भी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड वाले पार्ट को। ये हो गया कंप्लीट, अब हम थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड वाले को समझते हैं कि ये क्या है, 6 प्लस में √ में 2। तो सीधी सी बात है, इसको भी हमें क्या मानना होगा, विरोधाभास नियम से इसको भी हमें परिमेय संख्या मान लेना होगा। तो लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व, माना 6 प्लस √ में 2 परिमेय संख्या है,
यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस √2 बराबर हो जाएगा P बटे Q की, जो कि जहां पर P व Q सह अभाज्य है, अभाज्य और सहअभाज्य है Q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? सभी क्वेश्चनों में हम वही काम कर रहे हैं, बस लास्ट में क्या होता है 2-3 स्टेप चेंज हो जाते हैं, वही आपको ध्यान रखने हैं। बाद में सभी प्रोसेस एक ही है। करते क्या है, 6 यहाँ पर प्लस में लिखा हुआ है और मैंने कहा प्लस वाली चीज होगी वो बराबर में भेजेंगे तो माइनस में पहुंच जाएगी, चिन्ह चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर √2 है और ये 6 जब इधर जाएगा तो काय में जाएगा, यानी इधर प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का। इसके नीचे ले लेते हैं 1 और दोनों का जब एलसीएम लोगे तो आएगा क्यूब और क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी कि पी रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 क्यूब। तो इसी को मान लोगे आप समीकरण नंबर 1 और वही कहानी जो अभी तक हम करते आए लिख देंगे आगे। चूंकि P व Q पूर्णांक है इसलिए P व Q पूर्णांक है तो P और Q से बनने वाली ये वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगी। इसलिए हमारी P माइनस के 6Q भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगी। ठीक है, अब देखें यहां पर क्या है हमारा, ये संख्या पूरी की पूरी संख्या देख रही है, ये भी P और Q से मिलकर ही बनी है, तो मैं लिख सकता हूं इसलिए P माइनस का 6Q बटे में Q, ये क्या हो जाएगा, परिमेय होगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। ये क्या हो जाएगी, परिमेय, क्योंकि बट्टे में लिखा हुआ तो परिमेय हो गया। ठीक है, लेकिन यह हमारा क्या करती है, समीकरण 1 क्या करता है, विरोधाभास, क्योंकि √2 क्या है, अपरिमेय। तो लिखते हैं लेकिन समीकरण 1 इसका विरोधाभास है, इसका विरोधाभास है। ये इसका विरोधाभास करता है क्योंकि √2 यदि अपरिमेय संख्या और इसके बराबर में जो भी संख्या लिखी होगी वो भी कैसी होगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो हम लिखते हैं अतः 6 प्लस √2 भी अपरिमेय संख्या है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि हमने किस प्रकार कैसे संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध किया। यह चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट और इस चैप्टर का आप घर पे रिवीजन करें, बार-बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा सेकंड चैप्टर।